जब मैं वहाँ पहुँचा पीजी करने के लिए, तो मेरे टीचर्स ने पहले दिन पूछा कौन क्या करने आया है। तो पत्रकारिता क्लास में तो सब लोग क्रांति करने ही आते हैं, सब कहते हैं भाई हमको समाज बदलना है। तो 29-27 बच्चे थे। टीचर ने सबसे पूछा हाँ हाथ खड़े कर करके बताओ क्या करना चाहते हो। तो सब ने यही कहा कि भाई हम समाज को बदलना चाहते हैं, हम क्रांति करना चाहते हैं, जो कुछ हो रहा बड़ा गलत हो रहा है, हम इसको बदल देना चाहते हैं। मेरा नंबर आया। नंबर क्या आया, उन्होंने मेरे से बोला भाई तुमने हाथ नहीं उठाया। तो मैंने कहा सर ये जो कर रहे हैं मैं तो इतना नहीं कर सकता। बोले तो तुम जर्नलिज्म में किस लिए आए हो? मैंने कहा जी मुझे टीवी पे आना है और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने घर से बाहर निकलूँ तो हर आदमी मुझे जानता हो। जब मुझे हर आदमी जानता होगा उसके बाद मैं सोचूंगा ना कि मुझे दुनिया बदलनी है कि नहीं बदलनी है। पहले मैं अपनी दुनिया तो सेट कर लूँ, दुनिया बदलने पहले चल पड़ा। तो उन्होंने मुझे बड़ी शाबाशी दी। उन्होंने कहा यार तुम कम से कम ईमानदारी से तो कर रहे हो, एक्सीडेंटल जर्नलिस्ट हो कि सोच के आए हो? मैंने कहा सर हूँ तो एक्सीडेंटल, लेकिन वो एक्सीडेंट 2 साल पहले हो गया था। तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि अल्टीमेटली अब तो मुझे जर्नलिज्म में ही जाना। फिर उन्होंने मेरा पोर्टफोलियो देखा तो मेरे एक टीचर ने कहा तुम आए क्या कर रहे हो, तुमको तो जाके नौकरी कर लेनी चाहिए कहीं, 2 साल खराब करोगे अपने यहाँ पे बैठ के, क्योंकि हम तो वही पढ़ाएंगे जो तुम कर रहे हो ऑलरेडी। तो मैंने कहा सर मैं क्या करूँ? उन्होंने कहा लुक फॉर एवेन्यूज़। मैंने जाके रेडियो में ऑडिशन दिया और मैंने रेडियो में काम करना शुरू कर दिया। तो मैं सुबह से दोपहर तक क्लास अटेंड करता था, दोपहर बाद की क्लासेस मिस कर देता था, रेडियो में जाके ड्यूटी करता था 2 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक। वहीं किसी से इंटरव्यू करते हुए एक दिन सिटी केबल ने मुझे कॉल किया और उन्होंने भी मुझे अपना शो दे दिया। तो 1.5 साल जब तक मैं वहाँ पढ़ा, मैं साथ साथ ठीक ठाक पैसे कमा लेता था, अपना घर परिवार चलाने लायक पैसा बना लेता था। उसके बाद ये लगने लगा कि अच्छा सब लोग तो स्टार की तरह ट्रीट करते थे, क्योंकि शाम 6 बजे गर्ल्स हॉस्टल के दरवाजे बंद होने के बाद वहाँ FM चल जाता था। सब लड़के जो मुझे फ़ोन करके बोलते थे मोबाइल पे कि उसके नाम से मेरी तरफ से गाना चला देना, मैं चला देता था। तो वहाँ दोनों हॉस्टल्स में फुल टाइम शाम को 6 बजे के बाद FM चलता था और मेरा शो चलता रहता था। सो मुझे जो स्टारडम मिल रहा था, मुझे लगा कि यही तो चाहिए था, यही तो करने आए थे अपन इधर। लेकिन फिर मैंने एक दिन सोचा कि भाई यही इतना ही था क्या? नहीं तो 2 हॉस्टल के बाहर के अलावा कोई जानता ही नहीं अपने को, कैंपस से बाहर निकलते हैं तो किसी को मालूम ही नहीं कौन है। अच्छा सिटी केबल पे शो आ रहा था तो 2-4 कहीं किसी ने, आप किसी दुकान पे आप खाना खाने चले गए तो उसने पूछ दिया अच्छा आप तो वही है ना, या कहीं आप कुछ सामान खरीदने चले गए, अरे अरे भाई साहब आप तो वही है ना। तो मैं सोचता था कि नहीं यार ये नहीं, अपना थोड़ा मामला इससे बड़ा होना चाहिए था, ये स्टक हो गया है, थोड़ा कुछ और सोचना पड़ेगा। देन आई मूव्ड आउट ऑफ दैट प्लेस। आई केम आउट फॉर इंटर्नशिप इन दिल्ली। एक चैनल ETV नेटवर्क था, मैंने वहाँ इंटर्नशिप किया। उन्होंने मेरे से कहा कि आप ज्वाइन करेंगे? मैंने कहा सर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरा 1 सेमेस्टर भी बचा हुआ। तो उन्होंने कहा देखो नौकरी तो 1 सेमेस्टर देख के आएगी नहीं, नौकरी तो अभी आई है, तुम्हें करनी है तो कर लो, नहीं तो जाओ अपना 1 सेमेस्टर पूरा करो। तो मैं अपने टीचर्स से बात की, उन्होंने कहा कि अल्टीमेटली डिग्री किस लिए कर रहे हो? मैंने कहा सर नौकरी के लिए। वो नौकरी मिल रही है ना? मैंने कहा तो डिग्री जूनियर बैच के साथ कर लेना, 1 सेशन ही तो छूटेगा, वो एग्ज़ाम बाद में दे देना। मुझे लगा इतना सपोर्ट है तो फिर क्या दिक्कत है, मैं एग्ज़ाम देने आ जाऊँगा। और फिर मैं चला गया यहाँ से दिल्ली, मैंने ज्वाइन कर लिया एज अ रिपोर्टर। और 4-5वें दिन ही मुझे एहसास हुआ कि जितना मैं सोचता हूँ, जितना हमें घर बैठ के टीवी देख के लगता है स्टारडम ये वो, उतना आसान है नहीं। एक पत्रकार को एक फौजी का जीवन जीना पड़ता है, 24 घंटे उसको एक डॉक्टर की तरह अपने टोज़ पे रहना पड़ता है। किसी भी समय उसके पास कॉल आता है, किसी भी समय उसके पास खबर आ जाती है, किसी भी समय उसके पास कोई आदमी आ जाता है कि मैं मुसीबत में हूँ। आजकल तो ऐसे भी लोग फ़ोन कर देते हैं जी हमारी बाहर वाली नाली में पानी रुक गया है और ये हमारे पड़ोसी जो है इन्होंने गाय पाल रखी है, गोबर डालते रहते हैं उसमें, हमने कई बार शिकायत कर ली, इनका आप कवर करवाओ जी। और अगर आप नहीं करो तो वो फोटो खींच के ट्विटर पे डालते हैं और ये लिखते हैं रोहित सरदाना को मैंने 7-8 बार कॉल किया जी, इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। भाई ना तो मैं MCD का पार्षद हूँ, ना मैं तुम्हारे यहाँ का विधायक हूँ, ना मैं सांसद हूँ, और होता भी तो पार्षद होने के नाते तो मेरी वो जिम्मेदारी बनती थी, पत्रकार होने के नाते मेरी वो जिम्मेदारी बनती है क्या? और अगर आप उससे पूछ दो कि भाई ये मेरा काम है क्या, बोला अच्छा टीवी पे तो तू बड़ा स्वच्छ भारत बताता है, यहाँ मैं तेरे को बता रहा हूँ करवाने के लिए, तो तू कह रहा मेरा काम नहीं है। सो आप समझ रहे हैं कि हमारा दायरा कितना बड़ा हो जाता है। आप सड़क पे जा रहे हैं, अचानक आपके सामने कुछ हो गया, आप उसको नजरअंदाज करके बढ़ नहीं सकते, क्योंकि वो न्यूज़ फॉर न्यूज़ आपके पास है। आपको पता है कि एक गाड़ी अगर खराब हो गई है, उसमें से धुआं निकल रहा है, हो सकता है आप 5 मिनट बाद आगे चले जाओ तो आपको कोई वीडियो भेज रहा हो कि चलती सड़क पे एक गाड़ी में आग लग गई, उसमें 4 लोग जिंदा जल के मर गए क्योंकि उसका ताला नहीं खुला। तो आपका मन करता है आप रुको, किसी भी चीज को ऐसे मिस नहीं कर दो, किसी भी चीज को ऐसे नजरअंदाज नहीं कर दो, किसी भी चीज को ऐसे खत्म नहीं हो जाने दो। आपको वहां देखना पड़ता है, रुकना पड़ता है, समझना पड़ता है, कन्वे करना पड़ता है आगे,
50 तरह के लोग आजकल हमारे पास ट्वीट करते हैं। कोई कहता है जी ससुराल वाले परेशान कर रहे हैं मेरी बहन को, कोई कहता है कि साहब स्कूल वाले जो हैं वो तनख्वाह नहीं दे रहे जी टाइम पे, कोई कहता है जी मैं सरकारी दफ्तर में क्लर्क हूँ, वहाँ रिश्वत के केस में मुझे ज़बरदस्ती फंसा दिया गया है क्योंकि मेरे ऊपर वाला अफसर रिश्वत लेता था, मैं नहीं ले रहा था, तो मेरी नौकरी को फंसा दिया गया है। ऐसे हज़ारों लोग हमारे पास आके कॉल करते हैं और आप यकीन मानो हम किसी को मना नहीं कर सकते। हम किसी को ये नहीं कह सकते भाई मेरा काम थोड़ी है, मेरे पास क्यों आ रहा है। हमें सबको उसी तरीके से एंटरटेन करना पड़ता है जैसे पुलिस वाला नहीं करता। हमें सबको वैसे एंटरटेन करना पड़ता है जैसे वो एक्चुअल दफ्तर एंटरटेन नहीं करता जहाँ जाके उसकी शिकायत दर्ज होनी होती है। हमें उन सब के जीवन का उतना हिस्सा बनना पड़ता है जितना कि शायद हम अपने परिवार वालों को उनके जीवन में नहीं बन पाते, दे पाते समय, लेकिन उनके साथ हमें वो करना पड़ता है। क्या हुआ कि जब ये चीज़ समझ में आई तब मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, यही अपना रास्ता है, अब अपने को इसी पे चलना। तो जैसे ही मन में क्रांति का विचार आया तो बॉस ने रोक दिया, कहा हेलो नौकरी करने आयो ना, ज़्यादा क्रांति करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो आई वाज शॉक्ड, मुझे लगा रे जब मैं कहता था कि नौकरी करनी है तो मेरे साथ के सब लोग बोलते थे क्रांति करनी है। अब नौकरी मिल गई, मैं सोच रहा हूँ क्रांति कर लूँ, तो ये कह रहा भाई चुपचाप अपनी नौकरी कर ले, ज़्यादा क्रांति के चक्कर में मत पड़। लेकिन अपना क्रांतिकारी जाग गया था, तो 1 हफ्ते 10 दिन के बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया। मुझे कहा गया कि हैदराबाद चले जाओ। मुझसे कहा गया कि जाओ तुम हैदराबाद चले जाओ, हैदराबाद में हेड ऑफिस है, वहाँ तुम्हें एंकरिंग की ट्रेनिंग देंगे, तुम अच्छे दिखते हो और तुम्हारा ठीक ठाक है आउटलुक, तो तुम्हें एंकर बनाएंगे। मुझे लगा बढ़िया है, अपन तो वैसे ही 24 घंटे टीवी पे आएंगे इससे, तो ठीक है। मैंने कहा सर मैं चला जाता हूँ। मैं वहाँ चला गया तो पहले दिन जिसने मेरा ऑडिशन लिया ही वॉज अ साउथ इंडियन, उसको हिंदी नहीं आती थी और हिंदी में मेरा ऑडिशन था। मैंने हिंदी में ऑडिशन दिया। मैं आकाशवाणी से अप्रूव्ड आर्टिस्ट था, थिएटर करता था आकाशवाणी के लिए। और वहाँ पे जब मेरा ऑडिशन हुआ उसके बाद मुझे बताया गया कि सॉरी वी कैन नॉट पुट यू ऑन एयर। आई सेड व्हाई? आपका उच्चारण में बहुत दोष है। मैंने कहा भाई साहब क्या आप बात कर रहे हो आप? नो नो यू बिलोंग टू हरियाणा। आई सेड यस। हरियाणा का लोग कैसा हिंदी बोलेगा? आपका तो बीजेपी यू सेड ना, बी में प्रॉब्लम आपका। मैंने कहा सर आप पहले आदमी हो जो मुझे बता रहे हो, इससे पहले कितना ऑडिशन दिया आप? मैंने कहा सर ऑडिशन तो पहले नहीं दिया। फिर जाओ काम करो। अब मैं वहाँ उस भीड़ का हिस्सा बन गया। तो भीड़ का हिस्सा बनने का मुझे शौक नहीं था। आई कॉल्ड अप माई फादर। मैंने कहा कि मेरा टिकट करा दो, मैं परसों वापस आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा यहाँ से भी भागोगे? तो मैंने कहा जी ये तो मुझे वीटी एडिटर बना देना चाहते हैं, कोई प्लान ही नहीं है इनका। तो बोले प्लान उनको थोड़ी करना, प्लान तो तुमको करना है। तो अब भी अगर भागाओगे तो कहाँ तक भागते रहोगे? फिर मैं रुका थोड़ा सा, मैंने अपने को समय दिया। मुझे लगा ठीक है चलो जो ये सिखा रहे हैं वो तो सीख लें, बाकी चीज़ें बाद में देखी जाएंगी। सो आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ वीटी एडिटर। जो आप ये शूट कर रहे हैं, एक आदमी इसको एयर करने से पहले एडिट करेगा बैठ के, तो वो एडिटिंग का काम वहाँ पे सीख रहा था। मैंने सीखना शुरू किया। और आपको बता दूं फिल्मों के एडिटर्स, सीरियल्स के एडिटर्स जो आज काम करते हैं वो घंटों के हिसाब से चार्ज करते हैं। वो 8 घंटे की शिफ्ट, 3 घंटे की शिफ्ट, 5 घंटे की शिफ्ट, यानी कि आवरली बेसिस पे वो चार्ज करते हैं। इतना कॉस्टली अफेयर है वो, अगर आप अच्छे एडिटर हैं तो मुझे लगा अच्छा ठीक है, अगर मुझे एडिटर ही बनना है तो फिर ठीक है, अच्छा एडिटर बन जाते हैं। वहाँ जापानीज़ एक टीम आती थी, नया नया सॉफ्टवेयर था, हिंदुस्तान में वो टेक्नोलॉजी थी नहीं, वो सिखा रहे थे और मैं सीख रहा हूँ। घर बार मेरा वहाँ पे था नहीं कोई, तो मैं पड़े रहता था ऑफिस में। 8 घंटे अपनी नौकरी करता था, 8 घंटे उन लोगों के साथ रहता था और अपना सीखते रहता था। 5-1 महीने के बाद उन लोगों ने नमस्ते किया। उन्होंने कहा भाई हमारी तरफ से ट्रेनिंग खत्म, और वो अपना चले गए। जाने से पहले मैंने उनसे पूरे सॉफ्टवेयर के जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जितनी उसकी थियोरी थी उस सॉफ्टवेयर की, वो मैंने उनसे कॉपीज़ लेके फोटोकॉपी करके अपने पास रख ली कि ठीक है मुझे कभी कोई दिक्कत आएगी, कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो दिस विल वर्क एज अ हेल्प बुक फॉर मी। और मैं अपना सेटल हो गया। अचानक उसके बाद गुजरात का इलेक्शन आया और मुझसे कहा गया कि गुजरात के इलेक्शन की स्टोरीज़ आपको एडिट करनी है। गुजरात से फीड आती थी, गुजराती में आती थी। मैं हिंदी चैनल्स को सपोर्ट करता था, तो मुझे पहले उसको ट्रांसलेट करना था, तो मैंने हिंदी से ट्रांसलेट करने के लिए थोड़ी बहुत काम चलाओ गुजराती सीखी। और जो चैनल था उसके 11 चैनल्स थे, 4 हिंदी 7 रीजनल लैंग्वेजेस के। उनका एक ड्रीम था कि रात 9 बजे जब वो नेशनल बुलेटिन चलाएं अपना, 11 के 11 चैनल्स पे एक जैसी तस्वीर, एक स्टोरी एक साथ चलती हुई दिखाई दे। वो पिछले 2 साल 1.5 साल में नहीं कर पाए थे। तो मैंने क्या काम किया, मैंने गुजराती सीखी, उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया, स्टोरी को इंग्लिश के हिसाब से एडिट किया, सबको सिमिलर स्टोरी भेजी विद सिमिलर स्क्रिप्ट, और सबको कहा आप अपनी अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लो, केवल वॉइस ओवर चेंज कर दो, जो आपने बाइट्स लगाई हैं बीच में उसका ट्रांसक्रिप्शन अपनी अपनी लैंग्वेज में डाल दो। तो इसका ड्यूरेशन, इसका टाइम लिमिट,
इसका पूरा प्लान वही रहेगा जो कि हिंदी के चैनल पे रहेगा। तो आप सब चैनल अपनी अपनी लैंग्वेज में सेम टाइम पे सेम स्टोरी एक साथ हिट कर सकोगे। They said, okay, is it possible? I said, yes, it is. मेरे को लगता है मैं कर दूंगा। आप मेरे को हर चैनल से अपनी अपनी लैंग्वेज का एक आदमी दे दो एक दिन, लेट्स डू इट। तो हमने पहले दिन किया, उसमें 5, 7, 10 सेकंड का डिफरेंस आया, लेकिन हो गया। उनको उम्मीद बंधी कि ये कर देगा। दूसरे दिन किया, तीसरे दिन किया, चौथे दिन सारे 11 के 11 चैनल्स पे एक साथ एक स्टोरी एक साथ हिट की, एंड इट वॉज अ हिट। तो माई बॉसेस वर वेरी हैप्पी। उनको लगा कि ये तो कमाल हो गया, इतने बड़े बड़े प्रोफेशनल्स नहीं कर पाए थे, इसने कर दिया। तो मेरे बॉस मुझे बाहर लेके गए, उन्होंने कहा आओ तुम्हें चाय पिलाता हूँ, आज तुमने कमाल कर दिया है, जो 2 साल में नहीं कर पाया वो तुमने कर दिखाया, ऐसा वैसा। बाहर गए, उन्होंने मुझे चाय ऑफर की, और मैंने उनसे बोला, मैंने कहा सर ये तो ठीक है, मैं ना कल से आ नहीं पाऊँगा। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा सर मेरे एग्ज़ाम्स हैं और मैं जा रहा हूँ। बोले ये क्या बात कर दी तुमने, अभी तो गुजरात के इलेक्शन में 25 दिन पड़े हैं और हम तो सोच रहे थे 25 दिन हमारा ऐसे चलेगा। मैंने कहा सर चल जाता, लेकिन मेरे एग्ज़ाम्स हैं, मैं क्या करूँ, और मेरे एग्ज़ाम भी 20-22 दिन बाद हैं, तो मुझे थोड़ी पढ़ाई भी करनी पड़ेगी पहले जाके। उन्होंने कहा छोड़ नहीं सकते। मैंने कहा सर छोड़ देता अगर मैं एंकरिंग कर रहा होता, जैसा कुछ होता तो। लेकिन मैंने कहा यार ये पर्दे के पीछे बैठ के ये करने के लिए मैं अपनी डिग्री थोड़ी छोड़ दूंगा। एंड मेरी सैलरी कितनी थी मालूम है? मेरी सैलरी थी वहाँ पे, स्टिपेंड था 3,200 रुपये। मैंने कहा सर ये 3,200 रुपये में से टैक्स भी काट लेते हो आप, TDS VDS टाइप का, मेरे हाथ में आते हैं 2,900 रुपये। 5,500 रुपये मैं अपने पापा से लेता हूँ सर्वाइव करने के लिए यहाँ पे। इससे अच्छा था मैं वहाँ हिसार में रहता था, 15-18 हज़ार रुपये कमा लेता था, दोस्तों को भी उधार दे देता था। यहाँ तो मांग के काम चलाना पड़ रहा है। तो मैंने कहा बॉस मैं जा रहा हूँ। उन्होंने कहा तू सोच ले। मैंने कहा मैंने सोच के ही बताया आपको। तो उनको लगा अभी थोड़ा दिमाग में इसके फितूर है, कोई बात नहीं, बात कर लेंगे, कल बात करेंगे। उन्होंने कहा, मैंने कहा ठीक है। कल आए नहीं वो, मैं ऑफिस ही नहीं गया, स्टोरी ड्रॉप हुई। वो 12 बजे ऑफिस में रहते थे, 9 बजे का बुलेटिन हिट हुआ। जब स्टोरी ड्रॉप हो गई 9:30 बजे उन्होंने अपनी गाड़ी उठाई और सीधे मेरे घर आके दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो मैं और मेरे 2-3 दोस्त, हम तीनों शॉर्ट्स और बनियान में अपना पड़े हुए टीवी देख रहे थे वहाँ पे। तो उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मैंने कहा सर छुट्टी मना रहे। तुमको पता आज कितना फकअप हो गया? मैंने कहा सर मैंने तो कल ही बता दिया था मैं आऊँगा नहीं, आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए था। और मैंने कहा था कल बात करेंगे। मैंने कहा तो आइए ना, आ गए हैं अब, आप बात करते हैं। तो तुमको पता है तुम क्या कर रहे हो, तुम अपना करियर तबाह कर रहे हो। मैंने कहा सर कौन सा करियर? ये 3,200 रुपये तो मैं अपने पापा को बोलूँगा वो वैसे ही ऐड कर देंगे 5,000 में, और क्या बात कर रहे हो आप? मैं उनसे बता दूंगा कि भाई मेरी बाइक में ज़्यादा तेल लगने लग गया है, तो फाइनली उनको देने ही पड़ेंगे, नहीं तो वो सिटी केबल रेडियो वो तो वेट कर रहे हैं मेरा। बोले तुम जीवन में उसी में रह जाओगे। मैंने कहा सर कम से कम पर्दे के पीछे तो नहीं रहूँगा, मेरी आवाज़ सुनाई देती है, शाम को मेरे दोस्त ताली तो बजाते हैं, यार तूने गाने बड़े अच्छे चलाए थे, ये तो कोई मतलब नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा इसका हल क्या है? मैंने कहा इसका हल ये है, मैं 4 बजे से 12 बजे तक आपके लिए काम करूँगा ऑफिस आके, रात 12 बजे से सुबह 8 बजे तक अपने लिए काम करूँगा, यू विल लेट मी एंकर। रात 12 से सुबह 8 तक तो आपका कोई बॉस नहीं देखता टीवी, आप ही देखोगे, अगर कभी देखोगे मजबूरी में तो, आप भी नहीं देखोगे आमतौर पे, तो मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है कल ऑफिस आओ, कल बात करते हैं। मैंने कहा पक्का? मेरा सामान बंधा हुआ है, मेरे को खोलना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा नहीं तुम सामान खोल दो, तुम कल ऑफिस आओ। मैं अगले दिन ऑफिस गया 4 बजे, तो मुझसे मिले। उन्होंने कहा कि मेरी भी एक शर्त है। मैंने कहा क्या? बोले तुम डबल शिफ्ट में काम नहीं करोगे, 12 से 8 की शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, तुम 4 से 12 में ही काम करो, तुम 10 बजे 11 बजे 12 बजे एंकरिंग करो, लेकिन आज ही से होगा वो, और पहला बुलेटिन लाइव होगा, कोई ट्रायल नहीं होगा उसमें। तो मैंने कहा आप ये क्या बता रहे हो कि मैं डर जाऊंगा इससे? मैंने कहा मैं तो बचपन से यही करता आया हूँ, मैं तो वेट कर रहा हूँ कब आप मेरे को कैमरे के आगे बिठाओ, मैं तैयार हूँ। मैंने कहा टेलीप्रॉम्प्टर? मैंने कहा सर मैं दूसरों के लिए चलाता हूँ, अपने लिए भी चला ही लूंगा। तुम्हें आता है? मैंने कहा सर आप एक बात बताओ, आपके जो एंकर दिन भर एंकरिंग करते हैं उनके बाहर बैठ के टीपी कौन चला रहा है यहाँ बैठ के हाथ लगा लगा के? मैं ही चलाता हूँ ना, कब बेचारे को तेज करना है, कब धीमे करना है। मैं जब मैं उनके लिए कर सकता हूँ तो अपने लिए तो कर ही सकता हूँ। उनको लगा कि अच्छा ये तो चैलेंज भी लेने को रेडी है। बोले पक्का करोगे? मैंने कहा सर आप टाई कोट दिलवाओ, मैं तैयार हूँ, मेरे पास टाई कोट नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है 9 बजे हम मिलेंगे, तुम आज ये स्टोरी हिट कराओ टाइम से, फिर हम मिलते हैं। ठीक है, 9 बजे स्टोरी हिट हुई। उसके बाद वो मेरे पास खुद आए, उन्होंने कहा कि यार ये रहा कोट, ये रही टाई, ये रही शर्ट, ये पहनो, मेकअप कराओ, और आज से तुमको पहला बुलेटिन 10 बजे से एंकर करना है। 5 मिनट का वो केवल एक कैप्सूल था, मैंने कर दिया। जब मैंने कर दिया और बाहर निकला मैं आके, तो ही वॉज लाइक यार तुमको तो आता है काम। मैंने कहा तो मैं 6 महीने से और क्या झूठ बोल रहा था आप लोगों से। मैंने कहा भाई आप 6 महीने से अपना नुकसान करा रहे थे, मेरा थोड़ी करा रहे थे, मैंने तो कुछ नया सीखा ही है।
मैंने कहा बाहर जाऊंगा तो इसके एक्स्ट्रा पैसे लूंगा मैं, जो यहाँ सीख लिया मैंने। तो ये तो मेरा काम है बेसिक, जिसकी मैं ट्रेनिंग लेके आया हूँ। आप लोगों ने 6 महीने वेस्ट किए। तो इसे नहीं 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 नहीं, अब तुमको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कल से ही यू विल बी पेड फॉर दिस एंकरिंग। आप 3,200 रुपये जो आपकी सैलरी है वो तो रहेगी। आप जो दिन के बुलेटिन्स पढ़ेंगे उसमें मल्टीप्लाई करते जाइएगा 400 से। जितने बुलेटिन्स आपके नाम आएंगे वो 400 से मल्टीप्लाई करके आपकी उतनी इनकम होगी उसकी। एंड यू बिलीव मी, जब मैंने लास्ट वहाँ से नौकरी छोड़ी करीब 1 साल के बाद, मैंने लास्ट सैलरी बिल जो उनको बना के दिया था दैट वाज 72,000 रुपीज़ फॉर अ मंथ। और उसमें शायद मैंने 6 या 8 दिन की छुट्टी भी की होगी। सो फॉर 22 डेज आई मेड दिस मच मनी एंड आई गेव माई सेल्फ दिस कॉन्फिडेंस कि भाई मैं कर सकता हूं, अब मुझे आता है, अब मैं रेडी हूं बाहर जाके दुनिया को फेस करने के लिए। आमतौर पे हम क्या करते हैं, आमतौर पे हम ये करते हैं, जैसे ही उन्होंने मुझे वीडियो एडिटिंग में डाला था मैंने सोच लिया था कि यार मैं ये करने के लिए थोड़ी बनाऊं, मैं तो यहां से जा रहा हूं, मैं नहीं करूंगा ये काम, मेरे लिए नहीं है, मैं पर्दे के पीछे क्यों रहूं, मैं तो पर्दे के सामने आना चाहता हूं। अगर मैं वो सोच के छोड़ के निकल आया होता तो क्या आज मैं पर्दे के सामने होता? शायद नहीं होता। और शायद होता भी तो क्या मैं उस जगह पे होता जहां मैं आज हूं? शायद नहीं होता, उससे थोड़ा पीछे होता। हो सकता है अभी भी स्ट्रगल कर रहा होता अपने को प्रूव करने के लिए। लेकिन वो अपॉर्चुनिटी मैंने मिस नहीं की, सिर्फ इसलिए कि एक अपॉर्चुनिटी से ही दूसरी अपॉर्चुनिटी का रास्ता खुलता है। आमतौर पे हम क्या करते हैं, हमको क्रिकेट टीम में जाना है, हम बनना चाहते हैं भाई ओपनर बैट्समैन। वो कहता है मेरे पास तो नंबर 6 पे जगह है। आप कहते हो नहीं 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 नहीं, मैं तो ओपनर हूं, 6 पे तो तू मुझे बर्बाद कर देगा। तो वो कहता है ठीक है भाई, तू बाहर बैठ के बर्बाद हो। बाहर बैठ के बर्बाद होने से अच्छा नहीं है कि टीम में होकर बर्बाद हो आप। भाई आप 6 पे अगर अच्छा खेल जाओगे किसी दिन तो उसको कॉन्फिडेंस आएगा आपके ऊपर, कप्तान को, फिर वो आपको कहेगा अच्छा अगली बार नंबर 3 पे आ जाए यार तू। जब आप 3 पे अच्छा खेल जाओगे तब उसको कॉन्फिडेंस होगा आपके ऊपर, तब वो आपसे कहेगा कि यार तू ओपन करेगा क्या। उसी दिन का तो आप वेट कर रहे हो। हम आमतौर पे क्या करते हैं, हम इसी चक्कर में रह जाते हैं कि यार मेरे को 6 नंबर पे खेलने के लिए बुला रहा है, मैं तो ओपनर बैट्समैन हूं, जब कोई मुझे ओपनर के तौर पे बुलाएगा मैं तो उसी दिन टीम में जाऊंगा। लोग आते जाते हैं, टीम में उनकी जगह बनती जाती है, वो ओपनर भी बनते जाते हैं, वो थर्ड मैन भी बनते जाते हैं, लास्ट मैन भी बनते जाते हैं, कप्तान भी बन जाते हैं। हम बाहर बैठ के टीवी पे मैच ही देखते रह जाते हैं, सोचते रह जाते हैं कि मेरी भी जगह होती वहां पर। यहां पे हम मिस कर देते हैं। व्हेन आई मूव्ड ऑन टू जी न्यूज़ इन 2004, तो मैं सारी तरह की एंकरिंग करता था, कोई ऐसी मेरी स्पेशलाइजेशन तो थी नहीं। तो मेरे एक बॉस ने मुझसे कहा कि तुम्हारी क्या स्पेशलाइजेशन है? मैंने कहा सर मैं तो सब कर लेता हूँ। उन्होंने कहा भाई सब तो कर लेते हो, किसी चीज़ में मास्टरी तो होगी। मैं सर सब में मास्टरी है अपनी। तो उन्होंने कहा कि गुरु ऐसा है, सुनो आगे नहीं चल पाओगे इससे, कहीं मास्टरी बनानी होगी। मैंने कहा सर किस में बनेगी? बोले क्रिकेट में बनाओ। मैंने क्रिकेट का सीन ही देखा था तब तक, मैं तो अपने घर के बाहर क्रिकेट नहीं खेली थी आज तक कि बॉल तेज लग जाती थी। तो मैं घर के अंदर वाली क्रिकेट खेलता था केवल अपने भाई के साथ जितनी खेली थी। तो मुझे लगा क्रिकेट पे एंकरिंग करना। मैंने कहा यार अच्छा चलो मैं सोचता हूँ, कोई बात नहीं। अभी उन्होंने मुझे ऑफर दिया ही था, उसके 2 दिन बाद अचानक से मेरे पास कॉल आया कि आज शाम को तुम्हें क्रिकेट का शो करना कपिल देव के साथ। कपिल देव वॉज द गेस्ट। अब उससे बड़ा तो आदमी था नहीं उस वक्त हिंदुस्तान की क्रिकेट में कपिल देव से। तो कपिल देव के साथ बैठ के क्रिकेट का शो करना, ऐसे आदमी को जिसको क्रिकेट का सीन ही आता हो, वो क्या करेगा? मुझे लगा आज तो हो गया, नौकरी खत्म। आज ये आधे घंटे के शो के बाद तुझसे बुला करेंगे भैया ऐसा कुछ ना आता तुमको, तुम अपना वहीं करो, पर्दे के पीछे रहो, वीडियो एडिटिंग करो। तो मैं कैंटीन से खाना खा के निकल रहा था, अखबार एक उड़ता हुआ आया, पैर के पास पड़ा, मैंने उसे पाँव मारा तो वो उड़ के मेरे ऊपर ही आ गया। किसी ने ब्रेड पकौड़ा खाने के बाद फेंका होगा। तो उस पर रवि शास्त्री का कॉलम था, कायदे से 2-3 दिन पुराना ही अखबार था, और सबसे अच्छी बात हिंदी में था। तो वहाँ कैंटीन से न्यूज़ रूम तक जाते जाते मैंने पूरा पढ़ लिया, और पूरा पढ़ने के बाद मुझे लगा अच्छा तो मुझे काफ़ी कुछ पता है क्रिकेट के बारे में, इस पर तो मैं कर सकता हूँ। तो शाम का आधे घंटे का जो क्रिकेट का शो था मैंने वो पाजी के साथ बैठ के किया। जितनी बातें कपिल उसमें रवि शास्त्री ने लिखी थी वो सारी पेल दी मैंने उसके अंदर। और जब शो खत्म हुआ तो उन्होंने मेरे से कहा कि तू क्यों नहीं करता क्रिकेट, तुझे तो अच्छा खासा ज्ञान है क्रिकेट का। मैं अब उनसे क्या बोलता, मैंने कहा सर मैं क्या बोलूँ इसमें, आप बोलो इन लोगों से, आप बोलोगे तो हो सकता है ये मेरे से करवा लें, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है करने में। तो बाहर निकलते उन्होंने मेरे बॉस से कहा यार तू ऐसे मुंडे ने कराया करना, इसको बड़ा आता है क्रिकेट का यार, तेरे बाकी लोग तो मेरे से ही पूछते रहते हैं क्या पूछना है। तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कप्तान आपकी पैरवी कर रहा है वहां पे खड़े होके, और आप सोच रहे हो कि यार मैंने गलत किया या सही किया। मेरे बॉस ने साथ ही बोल दिया हाँ सर कल से इसी से करा देते हैं, सुन तू ही कर लेना कल से। तो अब मुझे लगा भाई अब तू फंस गया,
बट मैंने घर जाते ही क्या कहा, मैंने घर जाते ही सारे पुराने अखबार निकाले जो 5-7-10 दिन के पड़े थे, सब में रवि शास्त्री के कॉलम काट काट के इधर रख लिए बेड साइड पे अपने, कि जब मौका मिले सोते जागते उठते बैठते, टॉयलेट जाते, नहाते, खाते, नाश्ता करते, बस वही पढ़ लो रवि शास्त्री का कॉलम पढ़ लो, रवि शास्त्री का कॉलम पढ़ लो, रवि शास्त्री का कॉलम पढ़ लो। फिर अपने एक दोस्त को बिठाया, मैंने कहा भाई तू मेरे को समझा दे ये थर्ड मैन क्या होता है, स्लिप क्या होती है, कवर क्या होता है, गली क्या होती है, मिडफील्ड क्या होता है, ऑन फील्ड क्या होता है, ऑफ साइड क्या होती है, वाइड क्या होती है, ये सारी चीज़ें तो मुझे समझा दे। उसने बाकायदे ग्राउंड बना के कागज़ पे सब चीज़ें मुझे समझाई, सिखाई। और ये बात केवल उसको और मुझे ही पता थी कि जो आदमी टीवी पे रोज क्रिकेट का शो कर रहा है उसे ग्राउंड आज सिखा रहे हैं हम लोग कि कैसा होता है। पर मैंने वहाँ पे हौसला नहीं छोड़ा, वो रवि शास्त्री के कॉलम पढ़ पढ़ के ही 2 दिन 4 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 10 दिन मैंने 8 साल क्रिकेट के शोज किए, वर्ल्ड कप क्रिकेट कवर किया, दुनिया भर के देश घूम लिए क्रिकेट के, जहां जहां क्रिकेट मैच होते थे वहां कवर करने जाता था। और आपको यकीन बताऊं, पहली बार जब मुझे सड़क पे किसी ने आके रोका, मैं कॉम्जम रेस्टोरेंट में खाना खाने गया था रात में निजामुद्दीन पे, तब नया नया खुला था, बहुत क्रेज रहता था उसका, बहुत भीड़ होती थी वहाँ, तब उसकी इमेज इतनी ख़राब नहीं थी जितनी आज ख़राब है, लोग परिवार के साथ भी आते थे। तो मैं गया, वहाँ पे बैठा हुआ था मैं अपने दोस्तों के साथ 2-3, तो 3 लड़के आए आपकी एज के मेरे पास, 20-22 साल के। भैया आप रोहित सरदाना हैं? मैंने कहा हाँ बताइए। आप जी न्यूज़ पे क्रिकेट वाला प्रोग्राम करते हैं ना? मैंने कहा ये अपना क्रिकेट का शो करना सक्सेसफुल हो गया, आज पहली बार किसी ने जो है बाहर आके पहचान लिया है कि ये आदमी वही है जो टीवी पे आता है। आप सोचो, मैं जब अपने घर से निकला था तो मैं ये थॉट लेके निकला था कि भाई आप जब बाहर निकलो तो लोगों को आपको पहचानना चाहिए। तब वो 2006 में जाके 2007 में जाके मुझे लगा, 2008 में जाके, कि हाँ भाई अब उस दिशा में आपने बढ़ना शुरू कर दिया। अगर मैं पहले दिन उससे कह देता कि सर मेरा तो क्रिकेट में कोई ऐसा है नहीं इंटरेस्ट, मैंने कभी जीवन में क्रिकेट खेली नहीं, जैसा हम आमतौर पर करते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी आती है हम उसको अपने उस पर टेस्ट करते हैं कि भाई हम इसके साथ कितने कंफर्टेबल हैं, और हम फाइनली उसको डिनाई या एक्सेप्ट कर लेते हैं। वहां पे आने के बाद वहां क्या होता है, वो अपॉर्चुनिटी जब हमारे हाथ से चली जाती है फिर हम बैठ के रोते हैं कि यार मौका आया था चला गया। किसी और को मिल जाता है, वो उसको एक्वायर कर लेता है, वो उस पर अपनी अचीवमेंट्स गेन करता है और फिर आपसे आगे बढ़ जाता है। आप वहीं के वहीं खड़े हुए देखते रह जाते हो। आप बाद में कहते हो, जैसे वो शाहरुख वाली फिल्म थी चक दे, तो बाद में कई हीरोज कह रहे थे हाँ वो मुझे रोल ऑफर हुआ था, मैं उस वक्त कर नहीं पाया क्योंकि मैं बिजी था। भाई शाहरुख खान ने कर लिया और चक दे इतिहास बन गई, है ना। दंगल आमिर खान ने कर लिया, वो इतिहास बन गई। ऐसी कितनी फिल्में आपको मिलेंगी जहां पे एक हीरो कर लेता है, वो इतिहास बना देता है, और बाकी के लोग बाद में आके कह रहे होते हैं एक्चुअली ऑफर तो मुझे ही की गई थी लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। भाई तब तेरे पास टाइम नहीं था, अब तेरा टाइम खराब हो गया इसी वजह से। आप लोगों को मेरा यह सुझाव है कि जीवन में जब भी कोई ऐसा मौका आता है, कोई अपॉर्चुनिटी आती है, कोई ऐसी चीज आती है जहां पे आप हो सकता है उस समय उसके मास्टर नहीं भी हो, उसको डिनाई मत करो, उसको धक्का मत मारो, उसको लात मत मारो, उसको पकड़ो, अपने आप को जज करो। अगर आज की तारीख में कहीं आपको लग रहा है कि आपके पास थोड़ी सी भी पॉसिबिलिटी है कि आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाई करके, तो उसको करना चाहिए, उसको छोड़ नहीं देना चाहिए। क्योंकि जब आप छोड़ दोगे तो वो किसी और के लिए हो जाएगी, और जब वो किसी और के लिए हो जाएगी तो आपका कंपटीशन आपसे वहां से आगे निकल जाएगा, आप उससे पीछे रह जाओगे। तो मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही आज ये कहना चाहता हूं कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे मौके आते हैं जीवन में जहां हम बहुत छोटी छोटी बातों से कि अच्छा इसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, इसने तो मेरे मन का नहीं कहा, मेरी मम्मी ने ऐसा बोल दिया, मेरे पापा ने ऐसा, हम उन चीज़ों को जाने देते हैं और फिर बाद में हम पछताते हैं। तो पछताने से बजाय बेहतर है उस समय उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेना, उस चैलेंज को फेस करना, उस चैलेंज को टैकल करना और एक विनर की तरह आगे बढ़ जाना। जब आप एक छोटे से चैलेंज से भी जीत के आगे बढ़ते हो ना, तो अगले चैलेंज के लिए आपका कॉन्फिडेंस 100% बढ़ जाता है। फिर सामने कोई बड़ा चैलेंज भी आता है तो आपको लगता है कि ठीक है, जब मैंने वो कर लिया था तो ये क्या चीज़ है, मैं ये भी कर ही लूंगा। और जब आप ये सोचते हो ना कि मैं ये भी कर ही लूंगा, तो फिर आप कर लेते हो। फिर कितनी भी दिक्कतें आए, फिर कोई आपको रोक नहीं सकता। और इसी के साथ धन्यवाद, मेरी शुभकामना आप सबके साथ।